So, hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. Our topic for today is GTA. ये जो GTA का टॉपिक है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि उसका रेट्स का एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगा और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कौन पे करेगा टैक्स, क्या आरसीएम में पे होगा, क्या एफसीएम में पे होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है किसको हम जीटीए मानेंगे, कब जीटीए रजिस्टर होगा। तो सारा चीज हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। So I'm sharing my screen with you all. Let's make this session quite interactive. तो बेटर रहेगा अगर इंटरैक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो आपने अभी देखा। ठीक है, तो गाइज क्या क्या मीन्स है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, आपके हिसाब से क्या क्या मीन्स है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आपको क्या लगता है क्या क्या मीन्स अवेलेबल है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे गुड्स को पहुंचाना है तो मैं क्या क्या मीन्स यूज करूंगी? ओके, सो वाटर हो सकता है, वाया एयर हो सकता है। ठीक है, वाया एयर हो सकता है, वाया वाटर हो सकता है, वाया रोड हो सकता है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड में एक आता है जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड, अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वाया रोड तो एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स नहीं लगता, एक्सेप्ट दो जगह, दो चीज में टैक्स लगता है। एक है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एक है कुरियर, कुरियर सर्विस में लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे। पहले हमको समझना होगा अरे आखिर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है क्या। ओके, तो वो अपन समझते हैं। पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टॉपिक फॉर डिस्कशन है कि रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन जीटीए सर्विस। क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है? बहुत सारा कंफ्यूजन है कि रेट क्या एप्लीकेबल होगा, क्या एफसीएम में होगा मतलब फॉरवर्ड चार्ज में होगा, क्या रिवर्स चार्ज में होगा, मतलब बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो वो क्लैरिटी आज आपको ये सेशन करने के बाद मिल जाएगा। ओके, एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय जीटीए, क्या सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीटीए की? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिसमें टैक्सेस नहीं लगता। ओके, आरसीएम ऑन सर्विस बाय जीटीए कि क्या सर्विसेज जीटीए की आरसीएम में है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ जीटीए, कब जीटीए रजिस्टर कराएगा जीएसटी में। ओके, तो अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जीटीए होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो हु इज जीटीए? Goods Transport Agency means any person provides services in relation to transportation of goods by road. Very important thing to note. सबसे important चीज है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है रोड के थ्रू, बाय रोड। और सब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इशू करता है कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो दो चीज है, एक तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान रोड के थ्रू, ठीक है, और दूसरा चीज कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है। अब आप लोग बोले मैम ये कंसाइनमेंट नोट क्या है? तो बेसिकली कंसाइनमेंट नोट आप लोग पॉपुलरली सुनते होंगे, बिल्टी, बिल्टी सुनते होंगे आप लोग। तो ये जो है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि वो गुड्स का सेफ डिलीवरी करेगा। अगर गुड्स को कुछ भी नुकसान पहुंचता है ना तो वो ट्रांसपोर्टर की लाइबिलिटी होती है। तो जो ट्रांसपोर्टर, सबसे पहली बात, जो ट्रांसपोर्टर गुड्स गुड्स के रिस्पेक्ट में कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ठीक है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीटीए बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है मतलब अपने ऊपर लायबिलिटी ले रहा है उस गुड्स को पहुंचाने की, सेफ डिलीवरी की। ओके, तो कंसाइनमेंट नोट क्या होता है देखते हैं। कंसाइनमेंट नोट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो जीटीए इशू करता है अगेंस्ट द रेसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स लेने के बाद वो इशू करता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज।
ठीक है, गुड्स कैरेज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट, और वो सीरियली नंबर होता है। कंटेन क्या करता है, नेम ऑफ कंसाइनर, मतलब जो सेलर है जो गुड्स को बेच रहा है, कंसाइनी जो परचेजर है उसका डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है गुड्स कैरेज का वो, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन, मतलब कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ खत्म होगा, डेस्टिनेशन क्या है, पर्सन लाइबल फॉर पेइंग जीएसटी, वेदर कंसाइनर, कंसाइनी और जीटीए, कौन जीएसटी बेयर करेगा, उसका पूरा डिटेल, मतलब कौन पे करेगा जीएसटी उसके बारे में। तो सारा डिटेल्स क्या कंटेन करता है, कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, तो अपन को ये समझ में आया कि मैम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंसाइनमेंट नोट इशू करता है वही, मतलब जो ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है वही क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, जीटीए माना जाएगा। तो जीटीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसाइनमेंट नोट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं ये गुड्स को यहां से लेकर वहां तक सेफ डिलीवर कराऊंगा, अगर मैं सेफ डिलीवरी नहीं करा रहा हूं तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, नाउ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो ट्रांसपोर्टर है वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, और जो भी डिलीवरी, फास्टेस्ट डिलीवरी पर्पज सब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज का मतलब ये कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, लॉज रेगुलेशन ये सब, ये कोई प्रोफेशनल नहीं होते, राइट। तब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जीएसटी पे करना चाहिए इनको, क्या जीएसटी का जो भी कंप्लायंस बर्डन है इन पे पूरा थोप दिया जाए, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है क्या जीएसटी उनको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहिए, कैसे वो पे करेंगे जीएसटी, क्या दूसरे उनके बिहाफ में पे करे जीएसटी। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है कि क्या ट्रांसपोर्टर को जीएसटी के दायरे में लाएं। तो गवर्नमेंट के दिमाग में आता है यार ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर ये जीएसटी से निकल जाएगी तो बहुत रेवेन्यू लॉस होगा, राइट। तो इसको जीएसटी के दायरे में लाना था, लेकिन कैसे लाना था वो एक कंफ्यूजन था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सीन्स आप लोग सब ज्वाइन किए हो, मेरे को एक बात बताओ कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। प्लीज राइट डाउन व्हाट इज रिवर्स चार्ज एंड व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज। कोई को पता है रिवर्स चार्ज क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। ओके, आई एम अज्यूमिंग आप लोग को नहीं पता, फिर भी मैं बताने का कोशिश करती हूँ आप लोग सबको। सो बेसिकली रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रेसिपिएंट पे करता है टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सप्लायर रेसिपिएंट से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये दो डिफरेंस है, रिवर्स चार्ज में मतलब रेसिपिएंट डायरेक्टली पे करेगा, और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर रेसिपिएंट से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर पर बोझ नहीं होता है कंप्लायंस का, कंप्लायंस उसको करना नहीं पड़ता है, उसको कलेक्शन नहीं करना पड़ता है, जिसको वो सर्विस दे रहा है जो रेसिपिएंट है वो कलेक्ट करता है, वो बेसिकली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। जैसे सपोज करो ए गुड सोल्ड कर रहा है, तो ए क्या हुआ, सप्लायर हुआ या रेसिपिएंट हुआ। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, अगर ए गुड सेल कर रहा है तो वो सप्लायर है या रेसिपिएंट है। ओके, सो बेसिकली ए जब सेल कर रहा है वो सप्लायर है, राइट। और बी जो है, सपोज करो बी को सेल कर रहा है तो बी रेसिपिएंट है। अगर ए डायरेक्ट क्या करता है, बी से पैसा कलेक्ट करता है टैक्स का और गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो क्या हुआ, अगर ए बी से पैसा कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज हुआ या रिवर्स चार्ज हुआ। ओके, तो वो फॉरवर्ड चार्ज हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, अगर बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा तो वो क्या होगा, वो रिवर्स चार्ज होगा, इट विल बी व्हाट, रिवर्स चार्ज। ओके, सो ये सारा चीज जो है ये बहुत रेलिवेंट है। अब रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आया क्यों, सो बेसिकली रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट इसलिए आया
क्योंकि वो चाहते थे कि सप्लायर जो है वो कंप्लायंस बर्डन से मुक्त हो जाए, रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स पे कर दे, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ट्रांसपोर्टर तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपना कंप्लायंस खुद से कर ले, राइट। इतना दिमाग नहीं उनमें कि इतना कंप्लायंस करे, क्यों वो टेंशन दे उनको। तो उन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना रेट रखो 5%, जिसमें जो भी ट्रांसपोर्टर से सर्विस लेगा, जो भी ट्रांसपोर्टर से सर्विस लेगा वो खुद टैक्स पे करेगा, ट्रांसपोर्टर पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं पे करेगा, बल्कि जो उससे सर्विस ले रहा है वो पे करेगा। लेकिन अब इसमें एक शर्त रखा गया कि ट्रांसपोर्टर को आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर लोग फिर इसको बोले कि यार ये तो गलत हो गया, हम लोग को तो आईटीसी ही नहीं मिल रहा है। तो आईटीसी नहीं मिलता अगर ट्रांसपोर्टर का, तो उनको नुकसान होता। कैसे नुकसान होता? जैसे सपोज करो उन्होंने ट्रक खरीदा, ट्रांसपोर्टर ने ट्रक खरीदा, तो ट्रक तो बहुत महंगा होता है, सस्ता तो होता नहीं है। अगर 50 लाख का ट्रक खरीदा, अगर सपोज करो उसमें टैक्स का अमाउंट 28% है, तो नियर अबाउट 14 लाख के करीब का जो टैक्स है उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, राइट। अगर वो 5% में जाते तो उन्होंने गवर्नमेंट को गुहार लगाई कि खाली आरसीएम में मत रखो, मतलब खाली रिवर्स चार्ज में मत रखो, फॉरवर्ड चार्ज में भी रखो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जीटीए का क्या रेट्स होगा, क्या जीटीए खाली रिवर्स चार्ज में रहेंगे या फॉरवर्ड चार्ज में भी रहेंगे। तो ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी तक हमने ये समझा, थोड़ा मैं धीरे जा रही हूँ, अभी तक हमने ये समझा कि जीटीए वो होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले लेता है सामान का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जीटीए कैसे टैक्स पे करेगा, क्या वो खुद टैक्स पे करेगा या सामने वाला जो उससे सर्विस ले रहा है वो टैक्स पे करेगा, वो अपन को देखना है। ओके, ना ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है जीटीए की तरफ, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे कि जीटीए को कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो पहले अगर कोई जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो वो 12% रेट में जाए और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाए। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड चार्ज मतलब कलेक्ट करके खुद टैक्स पे करे, मतलब खुद सारा कंप्लायंसेस करे। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि वो खुद सारा कंप्लायंसेस कर रहा है, ठीक है। तो 12% में जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा तू 12% में अगर जा रहा है तो तेरे को आईटीसी मिल जाएगा, यू विल गेट द आईटीसी, ठीक है। अब जीटी के पास एक ऑप्शन है कि वो 12% में जाए, वो सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे और आईटीसी भी क्लेम कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि वो 5% में जाए। 5% में अगर जाएगा तो अगर वो सर्विसेज किसी स्पेसिफाइड पर्सन को देता है, स्पेसिफाइड मतलब हम लोग आगे समझेंगे कि कौन पर्सन को वो सर्विस दे रहा है। अगर कोई जीटीए किसी स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस देगा तो वो आरसीएम में होगा। आरसीएम का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा आरसीएम का मतलब क्या हुआ? आरसीएम का मतलब हुआ जो स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको वो सर्विस दे रहा है वो टैक्स पे करेगा उसके बिहाफ में। कौन पे करेगा? रेसिपिएंट खुद पे करेगा। किसको? गवर्नमेंट को। ओके, इस केस में ट्रांसपोर्टर को आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज के केस में आईटीसी ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 12% में जाए और आईटीसी ले ले, या तो वो 5% में जाए और जो वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो वो सामने वाला आरसीएम में पे करे। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज, मतलब वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को सामने वाला पार्टी दे। ओके, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अगर सपोज करो ये जो ऑप्शन है एक बार उसने एक्सरसाइज कर लिया, या तो वो 12% में जाएगा या वो 5% में जाएगा। तो अगर एक बार उसने एक्सरसाइज कर लिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के लिए पूरा वैलिड रहेगा। नेक्स्ट ईयर अगर उसको चेंज करना है तो वो कर सकता है, लेकिन
साल के बीच में वो चेंज करना चाहता है कि भैया मैं 12% से 5% में चले जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको या तो 12 में रहना होगा या तो उसको 5 में रहना होगा। 12 में रहेगा तो आईटीसी मिलेगा, 5 में रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हो गया जो इंसान रजिस्टर्ड है, जीटीए जो रजिस्टर्ड है। अब जीटीए जो रजिस्टर्ड नहीं है, हो सकता है कि उसका टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर बताओ जीटीए अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसको जीएसटी के दायरे से हटा दूं? नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई जीटीए अनरजिस्टर्ड है, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है। आप लोग बोले मैम ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो 5% लगेगा। 5% क्या लगेगा? आरसीएम में। ऑब्वियसली जीटीए अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो 5% लगेगा आरसीएम में, मतलब रिवर्स चार्ज में उसको 5% में सामने वाले पार्टी को पे करना पड़ेगा जिसको वो सर्विस दे रहा है। तो मैं थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ क्लास को। तो पहले आप लोग मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर मैं जीटीए हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं इसको एक बार हटाती हूँ, आप लोग से पूछती हूँ, अगर मैं जीटीए हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर मैं जीटीए हूं और मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ओके, या तो मैं 12% में जाऊं, 12% में फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब मैं खुद टैक्स कलेक्ट करूं, अपने इनवॉइस में लिखूं 12% और खुद टैक्स कलेक्ट करूं और गवर्नमेंट को पे करूं, ठीक है। या तो मैं 5% में जाऊं, दोनों में से एक ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर कोई इंसान अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड चार्ज में तो जा नहीं सकता, वो टैक्स तो लगा नहीं सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तभी तो टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, राइट। तो अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब सामने वाला ही 5% में पे करेगा। अगर आपको अभी ये क्लियर नहीं है तो बाद में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में। हम लोग बोले कि मैम आपने तो बोला कि जीटीए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 12% में जाएगा या तो वो 5% में जाएगा, लेकिन 12% में तो वही टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन 5% में अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो स्पेसिफाइड पर्सन टैक्स पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन है कौन आखिर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो स्पेसिफाइड पर्सन है फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, मतलब कोई भी फैक्ट्री वेदर वो जीएसटी में रजिस्टर हो या ना हो, अगर जीटीए किसी फैक्ट्री को दे रहा है, अगर वो 12% में नहीं है जीटीए, वो 5% में, ठीक है, और वो किसी फैक्ट्री को दे रहा है, तो कौन पे करेगा? जीटीए पे करेगा या फैक्ट्री पे करेगा? प्लीज राइट डाउन, कौन जीएसटी पे करेगा, जीटीए या फैक्ट्री? वेरी गुड, सबका आंसर राइट आ रहा है, फैक्ट्री पे करेगा। अच्छा, अगर वो किसी सर्विस किसी सोसाइटी को दे रहा है तो वो सोसाइटी पे करेगा। अगर वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगा। अगर कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको सर्विस दे रहा है तो वो पे करेगा। और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी को या एलएलपी को सर्विस दे रहा है तो कंपनी या एलएलपी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है इंक्लूडिंग एओपी, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को वो दे रहा है सर्विस तो वो पे करेगा। नेक्स्ट, अगर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है तो वो पे करेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये सारा जन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर इनको सर्विस देगा जीटीए जो 5% में है, जिसके पास 5% ऑप्शन है, अगर इनको सर्विस दे रहा है तो वो क्या करेगा? कौन पे करेगा? सामने वाला पे करेगा, मतलब ये लोग पे करेंगे। कोई बोल सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो इसमें से कौन छूट रहा है, प्लीज राइट डाउन, कौन छूट रहा है इसमें से, इस लिस्ट में कौन नहीं है? इस लिस्ट में आपको
फैक्ट्री दिखा, कंपनी दिखा, एलएलपी दिखा, पार्टनरशिप फर्म दिखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखा, एओपी दिखा, सोसाइटी दिखा, रजिस्टर्ड पर्सन दिखा, तो कौन नहीं दिख रहा है इसमें आपको? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई पूछ रहा है मेरे को कि कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेसिकली आपका जो क्या बोलते हैं एग्जीबिशन लगाता है, दूसरे स्टेट में एग्जीबिशन लगाने जाते हैं, वो होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग जानते हो आइस स्केटिंग रिंग बहुत फेमस है यहाँ कैलकाटा में। यहाँ पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से एग्जीबिशन लगाने, कोई बुक्स का लगाता है, कोई बिस्किट्स का लगाता है। तो जो इंडिया के हैं, जैसे दिल्ली से कोई एग्जीबिशन लगाने आया कैलकाटा आइस स्केटिंग रिंग में, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाता है। ठीक है, उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कराना पड़ेगा, कहां पर? कैलकाटा में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एनालाइज करो कौन छूट रहा है। एक जन ने बोला गवर्नमेंट, ठीक है मैं मानती हूँ गवर्नमेंट, और कौन बताओ? वैसे गवर्नमेंट को सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट है, डोंट वरी। और बताओ कौन छूट रहा है? वेरी गुड, एक जन का आंसर एकदम राइट आया। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है इसमें, इंडिविजुअल भी नहीं है। ओके, इंडिविजुअल इज नॉट देयर। और कौन नहीं है? एचयूएफ भी नहीं है। देखो पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल नहीं है और एचयूएफ नहीं है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल अदर देन द अबव इज एग्जेम्प्ट। किसी भी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को या किसी भी अनरजिस्टर्ड किसको, एचयूएफ को अगर सर्विस प्रोवाइड करा जा रहा है तो क्या होगा? वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एकदम अच्छा से समझाते हैं, डोंट वरी अगर अभी तक कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो। चलो देखते हैं किसको समझ में आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैंने एक्सेल खोल लिया है, मैं एग्जांपल आपसे पूछूंगी और आपको सिंपली आंसर करना है। लेट्स मेक दिस मोर इंटरैक्टिव, तब जाके अपना एक एक चीज क्लियर होगा। अभी मैं आंसर नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें मैं सारा आंसर आपका दूंगी। ओके, डोंट वरी। ओके, सो बेसिकली सपोज कीजिए मैं जीटीए हूं, ठीक है, मैं फैक्ट्री को सर्विस दे रही हूं, मैं 12% में हूं एफसीएम में, एफसीएम में। ठीक है, तो इस केस में कौन पे करेगा? जीटीए पे करेगा या फैक्ट्री? जीटीए पे करेगा या फैक्ट्री? देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। वेरी गुड, सबका आंसर राइट है। देखो ये एफसीएम है, एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज, तो इस केस में जीटीए पे करेगा। यहाँ वो फॉरवर्ड चार्ज में ऑब्वियसली वो कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है कि सप्लायर पैसा कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जीटीए 5% में, 5% में है। अब बताओ कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? वेरी गुड, फैक्ट्री पे करेगा। ठीक है, फैक्ट्री पे करेगा। जीटीए 5% में है, वो पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है, कौन पे करेगा? जीटीए 5% में है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। सो गाइस अभी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, लास्ट में हम लोग रखेंगे क्वेरी सेशन, डोंट वरी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन एंड डोंट रेज योर हैंड्स। ओके, पार्टनरशिप फर्म करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जीटीए सपोज करो सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो कौन पे करेगा? ये थोड़ा ट्रिकी है गाइस, ये बहुत ट्रिकी है। जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिविजुअल,
वेरी गुड, सबका आंसर ऑलमोस्ट राइट है। तो वो इंडिविजुअल पे करेगा। इंडिविजुअल क्या पे करेगा? जीएसटी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है। सपोज करो इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, तो कौन पे करेगा? इफ इंडिविजुअल इज अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, अगर इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कोई पे नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करो सोसाइटी को दे रहा है, सोसाइटी को दे रहा है, कौन पे करेगा? सोसाइटी को अगर दे रहा है तो कौन पे करेगा? सोसाइटी ही पे करेगा, इवन इफ वो जीएसटी में रजिस्टर हो या ना रजिस्टर ना हो, की फर्क पड़ता है? उसी को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? सोसाइटी को। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो गाइस, ये जो 7 स्पेसिफाइड पर्सन है, इनको जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और आरसीएम में पे करना पड़ेगा। अगर ये जीटीए से सर्विस ले रहे हैं, जो 5% वाले हैं, जो 5% वाले हैं, अगर उनसे सर्विस ले रहे हैं, या जो अनरजिस्टर्ड जीटी है अगर उनसे सर्विस ले रहे हैं, तो इन्हीं को पे करना पड़ेगा। ओके, अगर 12% वाले जीटीए है तो कौन पे करेगा? 12% एफसीएम में है अगर जीटीए, अगर 12% एफसीएम में है तो जीटीए ही पे करेगा। ओके, सो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को कि कौन पे करेगा। तो सिंपल अगर मैं शब्दों में आप लोग को बोलूं कि अगर जीटीए स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है और जीटीए 5% में है तो स्पेसिफाइड पर्सन देगा। अगर जीटीए 12% में है तो वो खुद देगा। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है और वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो स्पेसिफाइड पर्सन देगा। ठीक है, और अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस नहीं दे रहा और वो 5% में है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, कोई कुछ पैसे नहीं देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ में आया ये? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए एग्जेम्प्ट। क्या क्या सर्विसेज जो जीटीए प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट का मतलब है, एग्जाम का मतलब है कि इसमें किसी को भी टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब। ठीक है, जैसे क्या क्या सर्विस है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर सपोज करो जीटीए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, कोई को पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, ये सारा चीज। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर, अगर वो खाद खाद अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस केस में भी, खाद का मतलब होता है जो प्लांट के पालन पोषण के लिए जरूरत होता है, उसको खाद बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट है, किसी को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस, मतलब गेहूं वगैरह जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिल्क, सॉल्ट, नमक, गेहूं, खाने का सामान, खाने का फूड ग्रेन, ये सब ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इज रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कैलामिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप। होता है ना कि बहुत जगह फ्लड्स होते हैं, तो उस केस में रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उस केस में भी ये एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है या मैगजीन जो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के साथ, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये एकदम सिंपल सा है। सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड ₹750, अगर उसका एक बिल्टी का वैल्यू, अगर एक बिलिंग जो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, एक सिंगल कंसाइनी को, सिंगल जो भी परचेजर या सेलर को अगर बिलिंग हो रहा है वो 750 से नीचे का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कुछ टैक्स नहीं लगेगा 750 से अगर नीचे है तो। ठीक है, सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड ₹1,500, अगर आप सपोज करो जीटीए कुछ सामान लेके जा रहा है अपने जो भी ट्रक में, जो उसका सिंगल लोड है, ठीक है, जो वो ट्रक में सामान लेके जा रहा है वो अगर 1500 से नीचे है तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। ठीक है, डिफेंस मटेरियल, अगर डिफेंस मटेरियल लेके जा रहा है तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये सारा चीज जो है, अगर ये कैरी कर रहा है जीटीए, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज में
एग्जेम्प्ट माना जाएगा, इसमें कोई भी टैक्स नहीं देगा, ठीक है। नाउ अब सपोज करो बहुत सारे जीटीए क्या करते हैं ना, वो गाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है। तो हायर अगर सपोज करो मैं, मेरे पास ट्रक है और मैं किसी जीटीए को देती हूँ गाड़ी, ठीक है, हायर पे, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एग्जेम्प्ट। अगर हम किसी जीटीए को हायर पे दे रहे हैं, कोई ट्रक वगैरह लॉरी वगैरह, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो हायरिंग चार्जेस है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है, ये भी थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। वेट फॉर सम मिनट। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आप लोग बताइए मेरे को, ए बी और जीटीए, अच्छा एक बात बताओ, जीटीए ए एक कंसाइनर है मतलब सेलर है, बी परचेजर है, ए का माल जीटीए बी को पहुंचाता है, ए जीटीए किसको सर्विस दे रहा है, ए को सर्विस दे रहा है या बी को सर्विस दे रहा है, ये कैसे पता चले? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। जीटीए ए का माल बी को पहुंचाता है, तो जीटीए किसको सर्विस दे रहा है, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा किसको सर्विस दे रहा है जीटीए? देखो एक बात याद रखना, रेसिपेंट वही होता है जिसके जिसके थ्रू कंसिडरेशन फ्लो होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो जीटीए को फ्रेट पे करेगा, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसका जो माल भाड़ा पे करेगा वही उसका क्लाइंट होगा, ऑब्वियसली वो उसी को सर्विस दे रहा है, जो उसको पैसा देगा उसी को तो सर्विस देगा। अब अगर ए पैसा दे रहा है तो ए को सर्विस दे रहा है, अगर बी पैसा दे रहा है तो बी को सर्विस दे रहा है, तो अपन को ये पता करना कि फ्रेट कौन पे कर रहा है। तो एक बात बताओ गाइस, हम इतना क्यों माथाफोड़ी कर रहे हैं कि कौन फ्रेट पे कर रहा है ये देखने के लिए? क्यों हम इतना सोच रहे हैं कि किसको सर्विस मिल रहा है? कौन बताएगा कि क्यों मैं इतना सोच रही हूं कि किसको सर्विस मिल रहा है? ऑब्वियसली जिसको सर्विस मिलेगा वो ही तो जीएसटी पे करेगा आरसीएम में। जीएसटी कौन पे करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, जिसको सर्विस मिलेगा। सीन्स इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है, एक तो जीटीए, एक ए, एक बी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन पे करेगा जीएसटी, जो फ्रेट पे करेगा वही जीएसटी पे करेगा, ठीक है। चलो अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू और क्लैरिटी लाते हैं ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आए, ओके। देखो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है, तो पर्सन कौन है लाइबल टू पे टैक्स वो देखते हैं। देखिए गाइज हम आई विल हैंडल ईच एंड एवरी क्वेरी, इफ यू आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स आई विल डेफिनेटली हैंडल, डोंट वरी। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगी उसके बाद मैं क्वेरी हैंडल करूंगी, ओके। चलो, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज द पर्सन हु पेज फ्रेट, मतलब जो जीएसटी कौन पे करेगा, जो फ्रेट पे कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंसाइनर, कंसाइनर है एक पार्टनरशिप फर्म, कंसाइनी है कंपनी, मतलब सेलर है पार्टनरशिप फर्म, कंसाइनी मतलब परचेजर है कंपनी, और फ्रेट पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म। तो कौन टैक्स पे करेगा? ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगा आरसीएम में, ओके। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसाइनर है, पार्टनरशिप फर्म परचेजर है, फ्रेट पे कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ऑब्वियसली टैक्स भी कौन पे करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब देखो जो परचेजर है और जो सेलर है दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी फ्रेट पे कर रहा है तो कोई पे नहीं करेगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड पार्टी का तो एग्जेम्प्ट होता है ना, राइट। अब एओपी है कंसाइनर और कंसाइनी है कंपनी, फ्रेट पे कर रहा है कंपनी, तो टैक्स कौन पे करेगा? ऑब्वियसली कंपनी पे करेगा,
ठीक है, तो अपन को देखना है कि फ्रेट कौन पे कर रहा है। अगर फ्रेट जो पे कर रहा है वो 7 जनों में से कोई एक है, 7 स्पेसिफाइड पर्सन मैंने बताया था ना, फैक्ट्री, सोसाइटी, कंपनी, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इन लोग में से कोई है तो वो ही पे करेंगे। ठीक है, जो फ्रेट पे कर रहा है वो ही आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो अपन यहां तक अपन को सारा चीज क्लियर हो गया कि जो जीटीए है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वो डिलीवर करता है सामान, वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, मतलब अपनी सामान, जो सामान वो डिलीवर कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो लेता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों ने ये समझा कि वो कौन से रेट में जाएगा, क्या वो 12% में जाएगा या 5% में। ऑब्वियसली अगर उसको आईटीसी चाहिए होगा तो वो 12% में जाएगा, अगर उसको आईटीसी नहीं क्लेम करना है तो 5% में जाएगा। 5% के केस में आरसीएम होगा। आरसीएम का मतलब अगर वो 7 जनों को सर्विस दे रहा है तो वो 7 जने पे करेंगे, वो पे नहीं करेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तब भी आरसीएम में रहेगा। ओके, अगर 7 जनों को सर्विस देता है तो कौन कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट है उसका, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर और ये सारा चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर हो गया, रिलीफ मटेरियल हो गया, तो ये सारा चीज एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जो फ्रेट पे करेगा वो ही टैक्स पे करेगा। ओके, आरसीएम में। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने क्लैरिटी लाई कि ये सारा चीज होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, उसको लेने का वक्त आ गया। अच्छा, बट मैम ये भी होता है कि सप्लायर ने जीटीए हायर किया एंड बोला रेसिपेंट आप इसका मुझे फेयर भी पे करो। तो डिपेंड करता है ना कि कौन अब डायरेक्टली किससे डील कर रहा है। जीटीए डायरेक्टली जिससे डील करेगा वो पे करेगा फ्रेट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिकवर कर रहा है, ठीक है, तो आपका बात सही है कि सप्लायर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिकवर कर रहा है अपना, जो भी रेसिपेंट है उससे, वो बात अलग है। लेकिन जो फ्रेट पे कर रहा है डायरेक्टली, किसको डायरेक्टली पे कर रहा है, जीटीए को, तो वो ही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो। अगर कोई जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उससे पैसा मांग रहा है, उससे पैसा ले रहा है, तो ऑब्वियसली उस केस में एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, जो क्या है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। ठीक है, ओके, एक और कोई क्वेश्चन आप कुछ करना चाह रहे हैं? ओके, तो यहां तक अपन को क्लैरिटी आ गई कि कैसे क्या होगा। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तब लेगा जब उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है, सपोज वो 5% में है, 5% के केस में कौन पे कर रहा है टैक्स? रेसिपेंट पे कर रहा है। हु इज पेइंग द टैक्स? द रेसिपेंट, मतलब सारा रेसिपेंट ही टैक्स पे कर रहा है। तो उस केस में उसका सारा पूरा फुल सर्विस आरसीएम में है। सपोज करो मैं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 30 लाख के आसपास, 20 लाख के ऊपर मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ता है, मेरा 30 लाख के आसपास है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि मेरा पूरा आरसीएम में है, क्या मेरे को रजिस्टर कराना होगा? मैं जीटीए हूं, मैं 5% फुल आरसीएम में हूं, मैं जिसको सर्विस देती हूँ वो स्पेसिफाइड पर्सन है, और मैं फुल आरसीएम में हूं, मेरा सर्विस मतलब सामने वाला ही पे करेगा, मेरे को नहीं पे करना है, वैसा है मेरा सर्विस पूरा। तो क्या मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना है? ओके, तो अगर मेरा सर्विस जो है वो फुल आरसीएम में है, मतलब सामने वाला इज लाइबल टू पे टैक्स, मतलब सामने वाला टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, तो मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा करोड़ रुपया, अरबों रुपया भी टर्नओवर हो गया तब भी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा फुल आरसीएम में है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, मेरा 30 लाख सर्विस आरसीएम में है, ठीक है, और मैंने कुछ टैक्सेबल सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई मतलब मैंने एक ट्रक बेच दिया अपना, जिससे मेरा सपोज करो 20 लाख मेरा कमाई हुआ, तो क्या मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना है? 20 लाख नहीं, चलो 15 लाख कमाई हुआ, तो क्या मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना है?
थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, मतलब 20 लाख से ऊपर होगा तभी मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना है। क्वेश्चन ये है कि मेरा आरसीएम का सर्विस जो मतलब सामने वाला पे कर रहा है 30 लाख का है, 30 लाख का है, और मैंने ट्रक बेच दिया 15 लाख का, क्या मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कराना है? सप्लाई, ट्रक का सेल भी माना जाता है, सप्लाई, सप्लाई माना जाता है जीएसटी में। ये मत लिखिए सप्लाई नहीं माना जाता, सप्लाई माना जाता है। ओके, तो हम लोग को क्या कराना होगा, जीएसटी में रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि हम लोग टोटल टर्नओवर देखते हैं। टोटल मतलब मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई हम दोनों देखेंगे। अगर दोनों मेरा 20 लाख से ऊपर है, इन केस ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ सर्विस अगर मेरा 20 लाख से ऊपर है, देखो 20 लाख से ऊपर हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा 20 लाख से ऊपर है तो मेरे को क्या कराना होगा, जीएसटी में रजिस्टर कराना होगा। ओके, तो 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस मेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट देखना है। अगर जीटीए खाली आरसीएम वाला सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी कुछ इधर उधर का सर्विस प्रोवाइड करता है जो टैक्सेबल है, या अपना गाड़ी बेच दिया जो टैक्सेबल हो गया, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, अगर उसका 20 लाख टोटल में एक्सीड कर रहा है तो। ठीक है, तो अपन को ये समझ में आ गया कि जीटीए किस रेट में जाएगा, 12 में जाएगा या 5 में जाएगा। अगर 5 में जाएगा तो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपन को देखना है, एग्जेम्प्ट कब है अपन को देखना है। ये सारा चीज हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग थोड़े आई एम गेटिंग क्वेश्चन, ओके, सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम कि अगर जीटीए क्या करेगा जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट में, तो जीएसटीआर 3B जो है आपका, वो कहां पर वो शो करेगा अपना जीटीए का जो भी है, राइट। तो अपन के पास ऑप्शन आता है, या तो मैं एग्जेम्प्ट में दिखा दूं, उसका टर्नओवर तो एग्जेम्प्ट है एक तरह से, क्योंकि सामने वाला पे करेगा, उसको पे करने का जरूरत नहीं है। या तो टैक्सेबल टर्नओवर में दिखा के खाली 1 रुपया टैक्स पे कर दूं मैं, तो वो मेरे पर ऑप्शन है। ठीक है, कि जीएसटीआर 3B में मैं दो चीज कर सकती हूँ, और जीएसटीआर 1 में मेरे को B2B है तो B2B में दिखाना होगा, लाइबल टू आरसीएम दिखाना होगा। ठीक है, और B2C है तो B2C में दिखाना होगा, B2B है तो एक एक इनवॉइस वाइज मेरे को डिटेल देना पड़ेगा। तो ये अपना पूरा कंप्लायंस होता है जीटीए का। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आया है दीपक की तरफ से, मैम इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। ओके, चलो, आई थिंक मैं वीडियो ऑन करती हूँ अपना। ओके, आई थिंक ये क्लियर था सबको कि कैसे जीटीए सर्विस देगा, एंड जीटीए कब 12% में जाएगा, कब 5% में जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स अगर आपको कोई क्वेरी आ रहा है तो। अखिलेश खन्ना इज राइटिंग वेदर जीटीए डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ ट्रक। ऑब्वियसली अगर किसी का ट्रक उसको बेचना है, नया खरीदना है, तो बेच ही सकता है, क्यों नहीं बेच सकता। डील्स नहीं होता है जीएसटी में, अगर आप सप्लाई कर रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट डीलिंग, अगर तुम सेल कर रहे हो तो वो टैक्सेबल माना जाता है उस केस में। ठीक है, ओके, जितेंद्र बुंदेला, आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज लिख दीजिए, आप रेज कर रहे हो अपना हैंड, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, कोई चैट बॉक्स में लिख रहा नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जीटीए का कौन कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट होगा। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जीटीए का कौन कौन सा सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स।
अच्छा, नेहा मवंडिया का एक क्वेश्चन आ रहा है कि इज देयर एनी रूल फॉर सिलेक्टिंग 12% और 5%? ओके, कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है आप इनवॉइस कैसे रेस कर रहे हो। अगर आप इनवॉइस में 12% दिखा रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एफसीएम में हो। अगर आप 5% डायरेक्टली सामने वाले को बोल रहे हो, लिख रहे हो इनवॉइस में कि सामने वाले को पे करना है, तो वो 5% आरसीएम में माना जाएगा। तो वो आपके इनवॉइस पे है कि आप इनवॉइस कैसा बनाते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो 12% में कोई भी जीटीए कब जाएगा? प्लीज राइट डाउन, 12% में वो कब जाएगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, 12% में कब जाएगा? जब उसको आईटीसी क्लेम करना होगा, जब तब वो 12% में जाएगा। ओके, जब उसको आईटीसी नहीं लेना होगा और उसको कंप्लायंस बर्डन से मुक्ति चाहिए होगी, तब वो 5% में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का हमारा सेशन जीटीए पे था। होप आपको समझ में आया होगा। और भी हम बहुत सारे सेशंस आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वेबिनार के थ्रू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेरे को सिंपली टेक्स्ट कर सकते हो। अच्छा मैम, कैन जीटीए टेक कॉम्पोजिशन स्कीम? कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों जाएगा जीटीए? वाई इट विल गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? या तो वो 12% में जाएगा या 5% में जाएगा। ओके ओके ओके, पीपीटी आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है यू कैन आस्क। कुरियर और जीटीए में ये डिफरेंस है कि कुरियर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता। जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। दैट इज द टू डिफरेंस बिटवीन कुरियर एंड जीटीए। कुरियर थोड़ी ना बोलता है यार सामान की जिम्मेदारी मैं पूरी लेते हो, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन जीटीए इशू, और वो डोर टू डोर नहीं करता है जीटीए, लेकिन कुरियर डोर टू डोर डिलीवरी करता है। ओके, थैंक यू सो मच।